हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई कहानी की स्टार्टिंग होती है भाई हमारे जब नौशिया भाई अनीशा को एकदम दूर लेके आ जाती है। तो भाई वो उससे बोलती है क्या आपको रॉयल हाइनेस पसंद है। सो अनीशा बोलती है नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हें पक्का से कोई ना कोई गलतफहमी वगैरह हो गई है और हमें इस गलतफहमी को अभी के अभी दूर करना चाहिए। सो भाई नौशिया बोलती है अच्छा ठीक है, अगर आप ये कह रही है तो हमें करना चाहिए। सो अनीशा बोलती है कि चलो हम अभी के अभी रॉयल हाइनेस के पास चलते हैं और उनसे सारी की सारी बातें क्लियर करते हैं। तो नौशिया बोलती है अच्छा ठीक है। सो भाई तनीषा बोलती है कि चलो अभी चलते हैं। तो भाई उतने में ही हमारे पीछे से भाई एक कोई लेडी आती है और उस लेडी का नाम हमें बताया जाता है लेडी ट्रुआ, जो कि नौशिया से बोलती थी हेलो लेडी ट्रुआ, आप यहाँ पे क्या कर रही है आखिरकार। सो वो बोलती है कि मैं यहाँ पे तुम्हें ढूंढने के लिए आई हूँ, तुमने तो कहा था, तुमने तो प्रॉमिस करा था कि तुम हमें अपनी वाटर कंट्रोलिंग एबिलिटी वगैरह दिखाओगी। सो इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पे इनवाइट करने के लिए आई हूँ ताकि तुम उसका शो कर सको। सो नौशिया बोलती है अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ, चलिए मैं आपके साथ आती हूँ। और भाई तनीषा तो बोल रही है अरे नहीं नहीं, अभी कहाँ जा रही है, तो हमें तो अभी मैं अंडरस्टैंडिंग भी करनी है ना। पर भाई वो उसकी बात नहीं सुनती और वो उसके साथ जाने लगती है कि भाई तभी भाई नौशिया जो हमारी तनीषा है भाई उसे भाई नोवेल का सीन याद आ जाता है कि अब आगे होने क्या वाला है। भाई ये सारा का सारा जो प्लान है ना, ये इस लेडी ट्रुआ का होने वाला है, ये कुछ गड़बड़ करने वाली है पक्का। और ये जो लेडी ट्रुआ होने वाली है भाई ये एक सब विलन है जो कि भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं करती नौशिया को। तो भाई इसने प्लानिंग क्या कर रही थी ना, जब भी भाई नौशिया अपना मतलब वाटर शो कर रही होगी तभी इसने भाई एक फायरवर्क शो भी मतलब ऑर्गेनाइज करा रखा है ताकि उसका ध्यान भटक जाए और उसका पानी उधर उधर चला जाए, है ना, जैसे कि उसके साथ हुआ था। और भाई पूरा का पूरा तहस नहस हो जाए। और ओरिजिनल नोवेल के हिसाब से तो भाई जब ऐसा होता है ना तब हमारा रॉयल हाइनेस भाई नौशिया को बचाने के लिए आ जाता है अचानक से और मतलब उसे उसके ऊपर पानी गिरने से बचा लेता है। और भाई तभी प्लॉट सीन मतलब हो जाता है और मतलब उन दोनों को प्यार हो जाता है। ऐसे तो मेरा प्लान भी सक्सेसफुल हो जाएगा, वाह मजा आ जाएगा और मुझे जीने के लिए थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। और वो सोच रही थी कि पर अगर ऐसा अभी हुआ तो भाई पूरा का पूरा प्लॉट सीन चेंज हो सकता है। तो इसलिए भाई वो रोक रही होती है नौशिया को वहां जाने से ताकि वो भाई कोई शो ही ना करे और ऐसा कुछ हो ही ना, क्योंकि वो काफी ज्यादा डर रही होती है ना। तो अगर प्लॉट सीन चेंज हो तो भाई वो मारी भी जा सकती है। सो भाई उसे अनीशा समझा रही थी कि नहीं हमें पहले जाके रॉयल हाइनेस से मिल लेना चाहिए, उसके बाद तुम वहां चले जाना शो वगैरह करने। सो फिर भाई पीछे से वो लेडी ट्रूडो बोलती कि अच्छा तुम्हें रॉयल हाइनेस से मिलना है क्या, तो उन्हीं की तो बॉल पार्टी है, तो चलो तुम हमारे साथ ही चलो ना बॉल पार्टी के अंदर, तो वहीं पे उनसे मिल लेना। तो भाई नौशिया बोल रही थी कि हाँ मुझे लगता है कि लेडी ट्रूडो काफी सही बोल रही है, हमें वहीं पे जाकर उनसे मिल लेना चाहिए। नौशिया भाई उससे बोल के जाने लगती कि सिस्टर जब भी वो मुझे मिलेंगे ना बॉलरूम में तो मैं उनसे बातें कर लूंगी, आप इसकी चिंता मत करिए। और भाई तनीषा का तो बोलती बन जाती है, लेकिन वो बोलती कि लेकिन पर वो कुछ बोल ही नहीं पाती आगे। और भाई तभी भाई नौशिया वहां से चले जाती है और तनीषा पीछे से बोलती रह जाती है अच्छा ठीक है तुम जाओ, अभी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और तभी वो अक्सान के पास जाती है भाई अनीशा। और तभी भाई जो अनीशा होती है वो भाई अक्सान के पास जाती है और उससे बोलती है कि तुम बॉल पार्टी में जाओ जल्द से जल्द और वहां पे जाके लेडी क्रिशा को ढूंढो, वो मेरी काफी अच्छी दोस्त है, और उनसे बोलना कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। और भाई हमें अनीशा बताती हुई कि वो इसकी दोस्त कैसे है, क्योंकि वो दोनों के दोनों ही भाई विलन है एक तरह से और वो नौशिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और अभी इस पूरी की पूरी साजिश में वो भी शायद मिली पड़ी हो सकती है और वो भाई इशारा देगी ताकि फायरवर्क्स तो को मतलब करा जा सके, ठीक है। तो इसलिए भाई वो उसे उसको ढूंढने के लिए भेज देता है कि फायरवर्क हो ही ना। अनीशा बोल रही थी कि वैसे भी वो बेरलॉक फैमिली में काफी बार आ चुकी है तो तुम उसे आसानी से पहचान लोगे, है ना। सो अक्सान भी बोलता हाँ मैं पहचान लूंगा। और मैं अनीशा उसे बता भी रही थी कि उसे ज्यादा मतलब इधर उधर जाने मत देना, मतलब उसे किसी भी तरह से ना रोक के रखना एक ही जगह पे, ठीक है। सो अक्सान बोलता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। और तभी अक्सान वहां से जाने लगता है और भाई अनीशा उसे वापस से रोकती है और बोलती है कि मैं तुम पे इस बार ट्रस्ट कर रही हूँ, सो इसे टूटने मत देना। और भाई अक्सान बोलता है हाँ मैं अपनी पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। और तभी वो वहां से चला जाता है। तभी अनीशा सोच रही थी कि अब बस मुझे रोहिल को ढूंढना है और हाइनेस को, ताकि मैं उससे नौशिया की बात वगैरह करवा सकूं और सब कुछ ठीक कर सकूं उनके बीच में। और काश सब कुछ मेरे प्लान की तरह ही हो, मतलब जैसा मैंने सोचा है। पर यार ये लाइफ है, लाइफ कभी भी प्लान के हिसाब से नहीं चलती। सो वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी इसमें, और वो क्या गड़बड़ होगी वो हमें आगे बताया जाएगा।
और तभी भाई अनीशा भाई रोयल को ढूंढने लगती है और उसे याद आ रहा होता है कि भाई जो स्टोरी के हिसाब से तो भाई उसे नौशिया के आसपास ही होना चाहिए ताकि वो नौशिया को पाने की जब उसकी पावर से तो भाई वो उसे बचा पाए। तो वो उसके आसपास ही होगा, तो वो उसके आसपास ढूंढने लगती है और भाई उसे वो मिल भी जाता है। पर वो सोच रही थी कि आखिर ये यहाँ पे क्यों है। तभी उसे समझ जाता है कि मतलब अनीशा समझ जाती है कि भाई स्टोरी पूरी की पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। सो भाई अनीशा भी ज्यादा सोचती नहीं है और भाई उसके पास चली जाती है और हैनस के, और उससे जाके बोलती है कि हेलो क्राउन प्रिंस, आप यहाँ पे। सो भाई उसको भी याद आ जाता है क्राउन प्रिंस को, अच्छा तुम तो वही है ना जिसे मैंने गार्डन में देखा था पहले। सो भाई अनीशा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम अनीशा है और मैं एल्डेस्ट डॉटर हूँ वेरलॉफ फैमिली की। तो भाई मैजेस्टी बोलता है कि हाँ तुम यहाँ पे काफी ज्यादा जल्दी में लग रही हो, मतलब अर्जेंट में, तुम्हें कुछ काम है क्या मेरे से। सो भाई अनीशा बोलते कि हाँ मुझे लगता है ना अभी जो हमारी बाहर बातचीत वगैरह हुई, मतलब जो भी हमने सुना, मुझे लगता है वो कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। सो मैं उसे यहाँ पे क्लियर करने के लिए आई हूँ योर हाइनेस के साथ। भाई योर हाइनेस भी थोड़ा सा शौक होता है और वो खुश भी हो जाता है कि हाँ अच्छा है तुम यहाँ पे मेरे से बात करने के तो खुद ही आ गई। वैसे भी वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मुझे दुख हो रहा था कि मेरे को वो क्लैरिफाई करने का मौका तक भी नहीं मिला। सो इसलिए अच्छा है कि तुम यहाँ पे आ गई। सो अनीशा बोल रही थी कि हाँ वो तो ठीक है, पर वहाँ पे मेरा यंगर ब्रदर, अरे नहीं यार यंगर सिस्टर होनी चाहिए थी, यंगर सिस्टर भी वहाँ पे थी। सो ये अच्छा होगा कि हम सभी के साथ आप मिलके मतलब वो सारी सारी बातें क्लियर करें ना, एक करने से क्या होता है। तो यार आनस बोलते कि हाँ ये तो तुमने सही कहा, ये तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। और भाई तभी हमें नौशे का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई मैजिक वगैरह करने लगती है। और भाई तभी वहाँ पर अनीशा और योर आनस भी पहुंच जाते हैं और अनीशा के तो जान में जान होती है कि अच्छा है मैं यहाँ पे टाइम पे पहुंची गई, अभी वो प्लॉट आर्मर शुरू हुआ नहीं है। और तभी उसकी नजर जाती है भाई अक्सान पे, जो कि भाई उसे रोक के रखा होता है ना उस लेडी को जिसको भाई अनीशा ने रोकने के लिए वो बुलाता है। जो रॉयल हाइनेस होता है वो तो काफी ज्यादा मतलब देखता है ना नौशे को, उसकी पावर्स वगैरह, तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है उसमें। और तभी भाई नौशे इधर उधर जब देखने लगती है ना तो वो भाई एक बंदे को देख लेती है जिसको देख के भाई उसे थोड़ा डर लगता है, पता नहीं क्यों। और उस बंदे के हाथ में कुछ होता है और भाई वो अनीशा हमें बताती है कि भाई ये बंदा तो भाई रायन का सर्वेंट है ना, मतलब जो होने वाला है ना उसका सर्वेंट है ये। और उसके हाथ में भाई फायर क्रैकर्स वगैरह है। सो मतलब अब वो बंदी नहीं कर पाएगी ना, सो उसने अपने सर्वेंट को बोल दिया भाई फायर क्रैकर्स वगैरह करने के लिए। भाई तभी तनिषा योरान से बोलती कि योरान अभी मेरी सिस्टर जो ना अपनी पावर का मतलब थोड़ा प्रदर्शन वगैरह कर रही है। सो योरान से बोलते कि हाँ वो तो मैं भी देख सकता हूँ, तो इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं, हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, जब वो उसका शो खत्म हो जाएगा उसके बाद हम उससे बातचीत कर लेंगे। हम उसकी पावर्स को थोड़ा पास से क्यों नहीं देखते। सो बोलते अच्छा ठीक है, तो वो उसके पास चले जाते हैं। और भाई अनीशा को तो कुछ बैड फीलिंग्स ही आने लगती है। और भाई तभी भाई अनीशा का सीन उस सर्वेंट पे जाता है और वो देख रही होती कि भाई वो जो सर्वेंट है ना अब वो थोड़ा बाहर की साइड जाने लगता है भाई फायर क्रैकर्स को जलाने के लिए, ताकि कोई शक वगैरह ना करे। जब वो देखती कि भाई वो उसे जलाने के लिए जा रहा है तो भाई वो देखती कि भाई अभी अभी भी हम भाई नौशे से काफी ज्यादा दूर है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई जो योर रॉयल हाइनेस है भाई वो तो नौशे को बचा ही नहीं पाएंगे और कभी भी उनके बीच प्यार होगा ही नहीं। भाई भाई अनीशा भाई एकदम रिक्वेस्ट करने जाए चले यार हाइनेस हमें थोड़ा पास जाना चाहिए, वैसे भी और हमें पास से देखने में ज्यादा काफी ज्यादा मजा आएगा ना। सो यार हाइनेस बोलता थैंक यू सो मच, बट ऐसी कोई भी जरूरत नहीं, पर भाई उसे जबरदस्ती ले जाने लगती है। और भाई फिर एकदम भाई प्लॉट आर्मर के जैसा सीन होता है कि वो बंदा भाई फायर क्रैकर्स को जला देता है और भाई तभी भाई मतलब नौशा जो थी उसकी पावर्स पर अपना कंट्रोल नहीं रहता और पानी इधर उधर जाने लगता है। और तभी भाई जो अनीशा होती है वो भाई धक्का दे देती है और तभी तभी भाई जो सारा का सारा पानी होता है भाई वो रॉयल हाइनेस के ऊपर आके गिरता है, जैसी भाई मतलब अनीशा से धक्का देती है ना उसके बाद। और भाई अनीशा तो सोच रही था अरे यार ये क्या हो गया, आई एम सॉरी योर हाइनेस, मेरा ऐसा कोई भी वो नहीं था, मतलब इंटेंशन नहीं था ऐसा कुछ भी करने का, मैंने बस फायर क्रैकर की आवाज सुनी और मैं थोड़ी सी डर गई, से इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा धक्का दे दिया। और भाई योर हाइनेस बोल रहे थे कि और तुम चाहती कि मैं इस पे पूरा का पूरा यकीन कर लूं कि जो जो तुमने कहा वो सारा का सारा सच है, सच में। फिर नौशिया तो थोड़ी बहुत गुस्सा हो जाती है उसकी ये बातें सुनते और उससे बोलती कि आप कहना क्या चाहते हैं योर हाइनेस, ये सब हमने जानबूझ के करा क्या। भाई योर हाइनेस बोलता कि
अच्छा तो तुम क्या कहना चाहती हो, ये तो तुमने जानबूझ के नहीं करा? एक ने मुझे धक्का दिया और बाकी दूसरी ने मेरे ऊपर पानी डाल दिया। तो मतलब ये कोई इंटेंशन नहीं था क्या, वो भी एकदम सेम टाइम पे? मुझे तो लगता है कि तुम दोनों के दोनों ट्विंस हो, इसलिए भाई तुम दोनों साथ मिलके एक साथ काम करते हो और भाई तुमने ऐसा जानबूझ के करा। अक्षय बोलते कि तुम बेफालतू में किसी के ऊपर भाई इल्जाम क्यों लगा रहे हो बिना कोई एविडेंस वगैरह के? तो भाई और अनिस बोलते कि मैं था वो जो वहां पे था और जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ, तो भाई मेरे से बड़ा एविडेंस और क्या चाहिए तुम्हें? भाई अनिशा तो भाई उनकी लड़ाई रुकवाने की कोशिश कर रही थी कि बेटा मिनट आ रहे सब, रुक जाओ एक सेकंड के लिए, यहाँ पे पक्का से कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हर्नेस बोल रहा था कि तुम्हें हमारे बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और वही नौशिया बोल रही थी कि सिस्टर आपको भी इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे बीच की बात है, हम इसे सब सुलझा लेंगे। और भाई अनिशा तो सोच रही थी यार मैं तो इनकी पहली मीटिंग को भाई सक्सेस करना चाहती थी, और भाई इनके बीच में तो यार एकदम फेलियर ही हो गया ये, अब तो ये इनकी लड़ाई और हो गई है। तभी भाई उसे अक्सान की भी याद आती है और वो अक्सान को ढूंढने लगती है। तो भाई तभी भाई जो हमारी अनिशा होती है वो भाई ढूंढने लगती है अक्सान को और उसकी भाई लेडी को, लेडी कृषा को। सो वो सबसे पूछ रही होती है, सो सब बोल रहे थे कि नहीं नहीं हमने तो उन्हें यहाँ नहीं देखा। सो तभी भाई अनिशा भाई अक्सान को ढूंढते ढूंढते भाई कहीं एक रूम पे आती है और वो अक्सान को देख लेती है और उससे बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आखिरकार? और भाई अक्सान ने क्या कर रखा था पता है, एक रूम के डोर को भाई लॉक कर रखा था और उसके अंदर कोई होता है और वो बोल रहा था कि अगर मैं एक बार बाहर आ गया तो मैं तुम सबको छोड़ने वाला नहीं हूँ, कसम से मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। और भाई फिर जो अनिशा थी वो एकदम धीरे से बोलती है क्या इसके अंदर कृषा है क्या? क्या सच में ये वही है? तो वही अक्सान बोलता है हाँ ये वही है। तो अनिशा बोलती क्या तुमने उसे सच में अंदर बंद कर दिया? तो अक्सान बोलती कि हाँ तुमने ही तो कहा था कि उसे कैसे भी करके रोक के रखना है, तो इसलिए मैंने उसे यहाँ पे बंद कर दिया। हाँ वो तो मैंने कहा था कि यार मैं तुम्हें इसे रोक के रखना है, पर मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि उसे रूम के अंदर ही बंद कर दो। सो भाई अनिशा बोलती कि यार पर इतना देर तक के लिए भी थोड़ी रोकना था उसे। सो अक्सान बोलते कि तुमने ये थोड़ी कहा था कि कितना देर के लिए, तुमने तो कहा था जितना ज्यादा टाइम उसको उतना उसे रोक के रखो। सो अनिशा बोलती अच्छा ठीक है आप बहस मत करो, आप उसे गेट खोल दो ताकि हम उसे जाने दें। अक्सान बोलते क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं करा, मैंने उसे कुछ ज्यादा देर के लिए तो यहाँ नहीं रोकने रख दिया। सो अनिशा बोलती नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, तुमने काफी अच्छा काम करा और मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ कि तुमने भाई कैसे हैंडल करी इस सिचुएशन को एकदम परफेक्ट तरीके से। भाई वो उसकी तारीफ कर रही थी तो भाई अक्सान भी थोड़ा सा शर्म आता है और अक्सान सोच रहे थे कि ये पहली बार था जब तुमने मुझे कुछ करने को बोला, मतलब कुछ काम दिया ना ओरिजिनल, मतलब कुछ अच्छा वाला। तो भाई तभी भाई गेट खोलने से पहले ही भाई जो हमारी अनिशा होती है उससे बोलती कि मैं हूँ यहाँ पे अनिशा, इसलिए तुम वहाँ बाहर कुछ भी नहीं करना। सो फिर भाई वो गेट खोलती है और वो अंदर आती है। सो भाई हमें उसे दिखाया जाता है और वो भाई एकदम गुस्से में लग रही थी, भाई गुस्से में लगेगा अभी कोई क्यों नहीं। और भाई उसके हाथ में तो भाई हथियार भी रख लेती है वो कि भाई उसे मार सको। और तभी हमें उससे इंट्रोड्यूस करा जाता है, उसका नाम है भाई रयाना लेडी कृषा। तो तभी भाई हमारी अनिशा जो है भाई रूम के अंदर एंट्री लेती है और भाई उसको समझा रही थी कि नहीं इसमें मेरे ब्रदर इन लॉ की भाई कोई भी गलती नहीं। ब्रदर इन लॉ? भाई वो अपने सर्वेंट को ब्रदर इन लॉ कह रही यार, ये साला चाइना का ना कुछ भी सीन होता है। तो भाई तभी वो बोलते कि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं, ये सब तो मैंने इनसे कहा था भाई ये सब करने को। और वो बोलते कि आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने ऐसा करा क्यों? सो अनिशा बोलती कि नहीं मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, मैं तो बस तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहती थी, पर मैं यहाँ पे भूल ही गई इस बारे में और मैंने तुम थोड़ी ज्यादा देर के लिए यहाँ पे कैद कर लिया। और वो बोले थे ये बिल्कुल भी फनी नहीं था। वो भाई अनिशा से बोल रही थी कि तुम जानती थी ना मेरा सारा का सारा प्लान और तुमने उस पूरे के पूरे प्लान को फ्लॉप कर दिया, और जो भी अभी तुमने मेरे साथ करा भाई उसके बाद तो मुझे तुम पे बिल्कुल भी रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, और तुम सब ने मिलके जानबूझ के करा एकदम। भाई तभी भाई अनिशा जो होती है भाई वो सॉरी बोलती है उससे कि सॉरी रयाना, पर तुम दिक्कत मत लो भाई, तुम्हारा जो प्लान था ना फायर एक्सप्लोर करने का वो तो बिल्कुल सही तरीके से काम करा। सिर्फ यही नहीं भाई, एक और क्यूरियस बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मतलब पूछना चाहती हूँ
कि अगर तुम यहाँ पे बंद थी तब भी भाई तुमने भाई इशारा कैसे दिया उसे, मतलब कार एक्सप्लोड वगैरह करने का। तो भाई वो भी उसे एकदम इविल अंदाज में बताते कि तुमने क्या सोचा कि मैं तुम सिर्फ जब इशारा करूंगी तभी वो मतलब फोड़ेंगे उसे। नहीं, मैंने तो उन्हें भाई एक ऑर्डर भी देके रखा था कि अगर मैं ना भी दिखूं तो भाई मेरे बिना सिग्नल के भी उसे कब वहां पे फोड़ना है, जस्ट इन केस अगर मेरे साथ कुछ हो जाए, यू नो। तो भाई अनिशा भी तो अच्छा हो रियली। तभी भाई उनके बीच की भाई लड़ाई भी पता नहीं कैसे अचानक से खत्म हो जाती है और वो अनिशा बोलती है अच्छा ठीक है आप सब ये सब बातें छोड़ते चलो हम बॉल रूम में चलते हैं, तो क्या हम साथ में चले। तो भाई वो रेहाना बोलती है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, पहले मैं अपनी ड्रेस चेंज करूंगी, मैं उसके बाद वहाँ पे आऊंगी, ठीक है। तो फिर अनिशा भी वही वहाँ से चले जाती है, बोलती है अच्छा ठीक है मैं तब तक चलती हूँ, सो सी यू लेटर। और भाई उससे तो अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था रेहाना को। तभी भाई वो जो रेहाना होती है भाई वो कुछ पावर्स का यूज करती है और वो बोल रही थी कि ओ अब मेरी पावर्स सही में ढंग से रिस्पॉन्स कर रही है। और भाई तभी हमें बताया जाता है कि यह आखिरकार ये सब विलन बनी क्यों, क्योंकि भाई यार सब विलन की यार एक स्टोरी होती है, ठीक है ना। तो भाई हमें बताया जाता है कि जो मतलब नौशिया है ना और ये है, इसकी पावर एक्चुअली एकदम सिमिलर सी है, बट जो नौशिया है ना वो काफी अच्छे से मतलब अपनी पावर्स को हैंडल करती है, मतलब इससे तो काफी अच्छे तरीके से। और इसलिए तो भाई उस पावर को इतना अच्छे से हैंडल कर नहीं पाती, सो इसलिए जब भी उस पावर की बात आती है तो भाई इसको तो कोई भाव तक नहीं। और यहाँ तक कि भाई उसकी जो खुद की फैमिली होती है भाई उसको भी भाई उसका ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और ये सब सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से क्योंकि भाई वो हमेशा नौशिया से उसे कंपेयर करते थे। एक होता है ना भाई तुम्हारे घर में भी, तुम भी भाई इस कहानी से रिलेट कर पाओगे, जैसे कि शर्मा जी का लड़का भाई तुमसे ज्यादा नंबर लेके आ रहा है और तुम्हारे घर वाले हमेशा तुम्हें ताने मारते कि देख उस शर्मा जी के लड़के को, है ना। सो भाई एकदम सेम टू सेम कहानी लग रही है मुझे तो। और जब भाई उसे नौशिया पे काफी ज्यादा गुस्सा आती है तो भाई उसे पता लगता है कि भाई जो हमारी अनीशा है ना वो भी काफी ज्यादा नफरत करती है भाई नौशिया से, क्योंकि भाई उसको भी कभी भी मतलब वो लेवल मिला ही नहीं, मतलब उसको भी कोई प्यार वगैरह करता ही नहीं था। और इसलिए भाई उसने भाई पार्टी बनाई थी भाई अनीशा के साथ मिलके। बट अब जब रेहाना को पता चला कि भाई उसने उसे बचाया तो भाई वो सोचते कि आखिरकार पर ब्लड का रिश्ता ज्यादा ही बड़ा होता है, और अब जो भी तुमने मेरे साथ करा ना अनीशा उसके लिए तुम्हें मुझे पे करना पड़ेगा। और भाई फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बेरला फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई हमारी अनीशा आराम से अपनी स्टडी टेबल पे बैठ के यार सोच में पड़ी होती है, जैसे कि वो हमेशा होती है। और वो सोच रही थी कि यार ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप है ना भाई ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि भाई इसके बारे में भाई कोई भी बात कर ही नहीं सकता, कि भाई हल्के से भी डिफरेंस से भाई पूरी की पूरी नोवेल तक चेंज हो जाती है। जैसे कि मैं जैसे ही भाई इंपीरियल बॉल पार्टी से जैसे ही बाहर आई तो भाई नौशिया भी मुझे फॉलो करते करते बाहर आ गई और उसकी वजह से पूरी स्टोरी चेंज हो गई। जहाँ पे उनकी हैप्पी एंडिंग होने वाली थी वहाँ पे भाई उन दोनों की अभी लड़ाई चल रही है। यहाँ तक कि रेहाना भी जो कि मेरी अच्छी दोस्त हुआ करती थी अब भाई वो भी मेरी दुश्मन है, और वो मेरे से छुपाने की तो काफी ज्यादा कोशिश करी कि भाई वो अभी भी मेरे पे ट्रस्ट करती है भाई, पर मैं सब जानती हूँ कि आखिर होने क्या वाला है। अनीशा भाई हमें बता रही थी कि सिर्फ लाइफ में सिर्फ यार यस और नो मैटर नहीं करता, उसके बीच में भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि हम ट्राई आउट कर सकते हैं। और वो सोच रही थी कि अभी तो मेरा प्रायोरिटी जो है भाई वो जो कलवा एम्पायर के साथ भाई जो वॉर होने वाली है भाई उसे रोकना है जैसे तैसे। तो तभी वहां पे भाई उसकी सर्वेंट आती है और उससे बोल रही थी कि मिस यहाँ पे ट्यूटर आ चुके हैं। और भाई अनीशा अपने मन में सोची क्या वो आज भी आ गया, पर आज तो मेरे को यार थोड़ा बहुत आराम करना था, मैं इतनी ज्यादा थकी हूँ। पर भाई अनीशा बोलती है अच्छा ठीक है तो अब आ ही गए तो उन्हें अंदर भेज ही दो। तभी भाई उसकी टीचर भी अंदर आती है और भाई उसकी टीचर भाई बहुत सारी बुक्स वगैरह लेके अंदर आती है, जिसे देख के तो भाई अनीशा एकदम शॉक में चले जाती है और सोच रही होती है टीचर आखिर ये सब क्या है। तो भाई उसकी टीचर बता रही होती है कि भाई ये सब मटेरियल है जो कि तुम्हें अपना करियर डिसाइड करने में काफी ज्यादा हेल्प वगैरह करेंगे। अनीशा बोलती क्या मेरा करियर, उसकी टीचर उसे बता रही थी कि हाँ ये सब भाई तुम्हारी फैमिली के सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। और अनीशा भी सोची हाँ मेरे को लगा ही था ऐसा कुछ होने वाला है। अनीशा बोल रही थी कि ये सब आप मुझे एक दिन में समझाने वाली है क्या। सो टीचर बोलती नहीं एक दिन तो काफी ज्यादा कम रहेगा, मैं इनमें से कुछ बुक आज तुम्हें समझा देती हूँ और भाई बाकी की जो है नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। और तभी भाई उसकी टीचर भाई उसे कुछ फील्ड्स के बारे में समझा देते कि ये ऐसी फील्ड है ये ऐसी फील्ड है। और अनीशा सोच रही थी कि यार मुझको तो इनमें से एक भी फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा,
चलो ठीक है, मैंने लगभग जितनी भी भाई मेरे पास जितना भी मटेरियल्स है मैंने सारा का सारा लगभग तो तुम्हें समझा ही दिया है, और तुम्हें इसमें से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। और तभी भाई अनीशा जो होती है भाई उसकी नजर एक बुक पे जाती है और वो बोलती है कि ये आखिरी बुक तो बची गई आखिरकार। तभी उसकी टीचर से बताती है ये जो बुक है भाई ये मैजिक इंजीनियरिंग की बुक है। और अनीशा बोलती है मैजिक इंजीनियरिंग, ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तभी उसकी टीचर बोल रही थी कि मुझे लगता है कि यार ये वाली बुक जो है तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी, सो इसलिए मैंने इसे पहले ही हटा दिया यहाँ से। और तभी भाई जो हमारी अनीशा होती है भाई उसे पढ़ने लगती है, सो भाई उसकी सब कुछ समझ में आने लगता है। अभी वो जब बुक पढ़ते है तो भाई वो उसके बारे में बताती कि जो मैजिक इंजीनियरिंग है ना वो सभी चीजों में नियरली काम आता है, जैसे कि वेपन डेवलपमेंट, प्रिपरेशन ऑफ वॉर, स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री पावर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो मेनली यूज होती है ना भाई वो होती है भाई वेपन्स वगैरह बनाने में, ताकि वेपन्स का यूज करा जा सके वॉर में अच्छे से। और तभी भाई हमारी अनीशा डिसाइड कर लेती है मैं ऐसे ही को लूंगी। तो भाई उसकी टीचर होती क्या इसको, तो अनीशा बोलती हाँ मैं ऐसे ही को लूंगी, मैं मैजिक इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, इंजीनियरिंग में पहुंच गई हमारी अनीशा, वो भी मैजिक इंजीनियरिंग में। फिर भाई हमारी अनीशा सोच रही थी कि जब तक भी भाई अक्सान जो बैरलॉ फैमिली के अंदर है तब तक तो भाई कलवा एम्पायर उसे एज अ वेपन यूज कर नहीं पाएगा, और भाई जब तक भाई वो उसे यूज नहीं कर पाएगा तब तक तो भाई उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो भी भाई कंप्लीट तो होगा नहीं। और अगर कभी गलती से भाई उनका एक्सपेरिमेंट वगैरह जो है वो सक्सेसफुल हो गया तभी भाई जो कलवा एम्पायर तभी के तभी वॉर डिक्लेयर कर देगा और भाई उनके पास वेपन वगैरह भी आ जाएंगे, और तभी वो भाई मेरी जान के पीछे भी पड़ जाएंगे। ठीक है, सो इसलिए ना अब मुझे ये वेपन इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी ताकि मैं अच्छा हथियार बना सकूं और भाई अपनी जान की फिक्र कर सकूं। और उससे याद आ रहा था भाई गन के बारे में, और उसकी टीचर उसे बता रही थी कि वैसे तो मैजिक इंजीनियरिंग जो है भाई नॉन मेन स्ट्रीम फील्ड है, मतलब वो भाई मेन स्ट्रीम फील्ड तो है नहीं, पर तब भी यार अगर तुम इसे करना चाहती हो तो ठीक है। और भाई दानिश बोलती हाँ मेरे को यही करना है, मैं इसमें काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड हूँ। सो अनीशा बोलती तो क्या आप इसकी आज से क्लास लेना शुरू कर सकती है क्या मेरी। सो उसकी टीचर बोलती है नहीं आज से तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा, पर ठीक है मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ूंगी और फिर उसके बाद मैं तुम्हारी क्लासेस वगैरह लूंगी इसके बारे में। और तभी सीन शिफ्ट होता है और भाई हमें कलवा एम्पायर के जो लोग होते हैं ना वो शायद से भाई उसे ढूंढ रहे हैं अक्सान को, और वो हर एक का चेहरा उठाते हैं और उससे बोलते हैं कि क्या ये वो है, नहीं ये उसकी तरह नहीं लग रहा है, ये वो नहीं है। वो भाई उसे ढूंढ ही रहे होते हैं। और भाई जो हमारा जो उसका फिर वो उसका नाम पता है क्या लेते हैं, नंबर 13 रैट, मतलब होता है ना जो चूहे एक्सपेरिमेंट होते हैं। सो अक्सान का जो नंबर है भाई वो 13 है, वो सिर्फ उसे एज ए एक्सपेरिमेंट देखते हैं और कुछ भी नहीं। और वो सोच रहे थे उसे आखिरकार वो चला कहाँ गया, आसमान से निकल गया या धरती से पिघला के ले गई, पता नहीं कहाँ, आखिर वो चला कहाँ गया, पता नहीं कहाँ छुप रखा है हराम को। वो तो काफी ज्यादा शॉक भी होते हैं वो कलवा एम्पायर के साले सोल्जर्स, और वो सोच रहे थे कि वैसे जब वो हमारी जेल से भागा भी था ना तब भी मुझे लगा नहीं था कि वो कुछ ज्यादा अच्छा बंदा है एक्सपेरिमेंट के लिए, तो इसलिए हमने उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। पर अब जब हम उसे ढूंढ रहे हैं तो भाई वो मिल ही नहीं रहा है, वो ऐसे गायब हो गया जैसे उसका कोई ट्रेस ही ना हो इस धरती के ऊपर। इसलिए भाई जब वो भाग रहा था ना अक्सान तो इसलिए उन्होंने भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर भाई जब वो भागा भाई उसने उसके काफी ज्यादा भाई सोल्जर्स वगैरह को मार दिया। वो दूसरे सोल्जर से बोल रहा था तुम भाई अपनी जो पर्सनल फीलिंग है ना भाई वो पूरी की पूरी साइड में कर दो, क्योंकि जो नंबर 13 है भाई उसकी एबिलिटीज वगैरह जो है ना वो काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सो इसलिए हमें उसे वापस से पकड़ना है जिंदा, और ताकि हम उसके ऊपर बाकी के एक्सपेरिमेंट्स भी भाई कंफर्म कर सके। भाई दूसरा बंदा होता है कि क्या होगा अगर भाई हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे और वो पूरा का पूरा मॉन्स्टर बन गया और वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं रहता। सो भाई दूसरा बंदा जो होता है भाई उसे अपने जैकेट में से एक गोली सी दिखाता है और वो उसे दिखा के बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसके बाद तो भाई वो जिंदा नहीं बचेगा, अगर उसने ऐसा भी कुछ भी करने की कोशिश करी, अगर मॉन्स्टर बनने के बाद भी उसने हम पर हमला करा तो भाई इसके एक शॉट और भाई वो पूरा का पूरा खत्म। बंदा बोल रहा था कि भाई हमें उसे जिंदा ही पकड़ना पड़ेगा, भले ही उसका हमें एक हाथ पैर जरूर काट सकते पर हमें उसे कैसे करके जिंदा तो पकड़ना ही पड़ेगा। तभी भाई आसमान में भाई एक पटाखा सा उठता है और भाई वो बंदे भी उसे देख लेता है और वो सोच रहे थे क्या बाकी बंदों ने उसे ढूंढ लिया क्या, ये साइन तो उसी का लग रहा है कि वो पटाखा फूटा होता है भाई वो होता है भाई कैपिटल की साइड का ना। तो भाई वो शॉक हो रहे होते थोड़ा कि भाई आखिर वो कैपिटल में क्या कर रहा है, और उसे कैपिटल में होना भी नहीं चाहिए था।
सो भाई वो डिसाइड करते कि भाई अब वो कैपिटल जाएंगे ताकि वो उसे पकड़ के ला सके जिंदा। अभी भाई सीन शिफ्ट होता है और हमें अक्सान को दिखाया जाता है भाई जो कि अपने गार्डन की भाई सफाई वफाई कर रहा होता है, और तभी उसे पीछे से कोई आवाज देता है। सो भाई वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे एक सर्वेंट होती है जो कि अक्सान से बोल रही थी कि आज मैं थोड़ा ज्यादा बिजी हूँ, सो क्या तुम मेरे बच्चे का थोड़ा बहुत देर के लिए ध्यान रख सकते हो ताकि मैं अपना काम फिनिश करके जल्दी से जल्द आ जाऊँ। और जब भाई वो बच्चा जो होता है भाई अक्सान को ब्रदर ब्रदर कह के बोलता है ना, सो भाई अक्सान को थोड़ी सी पास्ट मेमोरी कुछ याद आता है। सो भाई वो उससे काफी ज्यादा डर जाता है। अक्सान हमें बता रहा था कि भाई जब वो लेबोरेटरी के अंदर बंद था ना, सो वो काफी ज्यादा टाइम तक भाई अकेले ही रहता था, और अकेले ही ना उसके साथ बात करने के लिए कोई होता था, वो अकेला ही भाई वहां पर घुट घुट के मरता रहता था। जब काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स उसके ऊपर हो गए तब जाके भाई वो एक रूम में ऐसे गया जहाँ पे थोड़े बहुत बच्चे थे, और वो सब भी वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट सरवाइव कर चुके थे, और एक मैं था। शुरू में तो जब मैं उस रूम में था तब मैंने उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उन बच्चों पे, कि भाई उस रूम में कौन रह रहा है क्या कर रहा है, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं था। तभी उसके पास एक बच्चा आता है और वो उसे बता रहा था कि लो ब्रदर, वो मेरा रूम नंबर है 1890 और तुम जो रूम 13 हो, राइट, और तुम यहाँ पे कब से हो। वो उससे भाई काफी प्यार से पूछ रहा होता है ना। तभी भाई एक दूसरी लड़की भी वहां पे आती है और वो उसे बता रही थी कि जो ये रूम नंबर 13 वाला है ना, ये तो जब मैं यहाँ पे आई भाई उससे भी पहले से यहाँ पे है। वो लड़का बोला था वो तो सही है, ये तो मतलब काफी ज्यादा टाइम से यहाँ पे होंगे ना, पर ये अभी भी हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। लड़की बोल रही थी कि हाँ ये बात तो सही, पता नहीं आखिरकार ये बोलते क्यों नहीं, मैंने पहले भी इनसे बात करने की कोशिश कर पाई, भाई ये तो कुछ भी बोल नहीं रहे। तभी भाई वो लड़की जो होती है भाई वो उससे बोलती है रूम नंबर 1743, क्या तुमने इसे कभी बात करते हुए देखा है। सो वो भी बोल रहा था कि नहीं, मैंने भी इसे कभी बात करते हुए नहीं देखा। तभी भाई अक्सान कुछ भी बात वगैरह तो करता नहीं। सो भाई वो सारे बच्चे जो होते हैं भाई उसके साथ खेलने लगते हैं, उसके बालों की चुटिया वुटिया बनाने लगते हैं। यार ये कितना क्यूट मोमेंट है ना। और भाई ये सारे एक्सपेरिमेंट है सिर्फ और सिर्फ लैब के चूहों की तरह इनका यूज करा जा रहा है। भाई यार ये रियलिटी कितनी ज्यादा क्रूल है ना। और पता है क्या, हम भी भाई सेम ही करते हैं, बस वहाँ पे इंसानों की जगह जानवर होते हैं। और भाई वो सब तो भाई अक्सान के साथ खेलने लगता है आराम से। और भाई तभी भाई एक लड़का बोलता है कि चलो ब्रदर हम वहाँ पे आर्म रेसल खेलते हैं। तो यहाँ तक कि भाई मैं उन बच्चों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करता था, पर वो हमेशा मेरे पास आ जाते थे, और उनकी वजह से मेरा दिल पहली बार पिघलने लगा। और जब मेरा दिल पिघला तब मैं उनके साथ थोड़ा बहुत खेलने लगा था। तभी भाई उसमें से एक बच्चा भाई उससे पूछता है कि हेलो ब्रदर, पर आप यहाँ पे कैसे आएगा। तो भाई अक्सान बोल रहा था कि मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ पे कैसे आया। तो लड़का होता है अच्छा ब्रदर। और तभी भाई वो लड़का जो होता है भाई दूसरे रूम वाले से भी पूछने लगता है जिसका नंबर होता है 1691। तो वो 1691 से पूछता है कि तुम बताओ ना, तुम आखिरकार यहाँ पे कैसे आए। सो बता रहा था कि भाई मैं तो यहाँ पे ऐसा है कि भाई एक बंदा था भाई, उसने मुझे कहा कि वो मुझे फॉलो करे ताकि वो उसे ना ब्रेड देगा और एक रहने के लिए घर भी देगा। और भाई तभी दूसरा बंदा भी बोल रहा था कि मैं तो यहाँ पे ऐसा है कि मेरी मॉम ने मुझे यहाँ पे भेज दिया। उसकी माँ ने भाई उसे ये कह के भेजा होता है कि यहाँ पे तुम्हारी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी होगी, मतलब तुम्हें अच्छा रहना वगैरह मिलेगा। अक्सान भी सोच रहे थे कि यहाँ पे जितने भी सारे मतलब बच्चे हैं वो सारे के सारे एक ही तरीके से लाए गए हैं एक तरह से, या तो वो सारे के सारे ऑर्फन है या फिर उनके रिलेटिव्स ने भाई उन्हें बेच दिया है उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से। और वक्त के साथ साथ भाई उनकी दोस्ती भी काफी अच्छी होती गई, और अक्सान ने भाई डिसाइड करा कि भाई वो उन सब की रक्षा करेगा। बट जैसा हम सोचते हैं भाई वैसा कभी हो नहीं पाता। और भाई उन्हीं के एक्सपेरिमेंट के चक्कर में जब वो लड़की थी उसके मुंह से हमेशा खून आता रहता था। वो हमेशा अपने बिग ब्रदर को याद करती थी, मतलब भाई अक्सान को बिग ब्रदर कह के भाई, ताकि भाई वो उसके साथ अपने आखिरी टाइम बिता पाए ना। वो उसे हमेशा समझाने की कोशिश करता था कोई बात नहीं, तुम काफी ज्यादा जल्दी ठीक हो जाएगी, तुम काफी ज्यादा ब्रेव लड़की हो। और तभी वहाँ पे भाई एक सर्वेंट आता है और वही वो नंबर 1691 को भाई वहां से लेके जाने लगता है। पर किसी को भी भाई इस दुनिया से बचा के रखना काफी ज्यादा मुश्किल है, ये टास्क नियर टू इम्पॉसिबल है। ये हमारा जो अक्सान होता है भाई उसका तो नंबर 13 होता है ना, सो भाई वो 1691 को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, पर वो भाई उसे छीन के ले ही जाते हैं। वो लड़की हमेशा चिल्लाती रह जाती है प्लीज ब्रदर मुझे बचा, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती।
रक्सान उसे देखता ही रह जाता है और वो कुछ कर भी नहीं पाता। वो अपनी पूरी कोशिश करता है भाई, पर वो उसे बचा नहीं पाता। रक्सान भी भाई यही चीखता रहता है कि वो नहीं जाना चाहती, उसे यहाँ पे छोड़ दो, पर वो आदमी उसकी बिल्कुल नहीं सुनता और भाई उस बोलता है तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसी है। और भाई वो रक्सान को भी बहुत ज्यादा पीटता है और उस लड़की को भी। और भाई जो रक्सान होता है वो पूरी की पूरी कोशिश करता है भाई उस लड़की को बचाने की। तो तभी भाई उस लड़की को काफी ज्यादा खांसी आने लगती है और भाई वो आदमी बोलता है कि अब तो इसकी हालत इतनी ज्यादा बेकार है कि भाई मैं इसे अपने एक्सपेरिमेंट तक के लिए भी यूज नहीं कर सकता। सो भाई वो आदमी जो होता है वो रक्सान के पास आने लगता है। सो बोलता है अच्छा नंबर 13, तो तुम्हें इसकी इतनी ज्यादा चिंता है तो भाई अब तो मैं इसे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज नहीं कर सकता, सो इसके बदले तुम क्यों नहीं मेरे साथ चलते। तो वो रक्सान की तरफ बढ़ने लगता है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो भाई मैं 1691 को एक्सपेरिमेंट के तौर पे छोड़ दूंगा। सिर्फ यही नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स को भी मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा। ये कैसा प्रपोजल है, क्या तुम मानते हो। तो रक्सान होता है भाई वो इस बात के लिए मान जाता है और तभी भाई रक्सान के ऊपर भाई इतने अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स होने लगते हैं, एकदम डजन्स ऑफ डजन्स भाई एक्सपेरिमेंट भाई रक्सान के ऊपर करने लगता है। इतने सारे एक्सपेरिमेंट भाई रक्सान के ऊपर करते हैं कि भाई उसकी बॉडीज भी काफी ज्यादा चेंज होने लगती है। और जब भाई उसकी बॉडी के ऊपर भाई ओवरलोड आ जाता है ना एक्सपेरिमेंट्स का, तो फिर हमें काफी दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। भाई वो रक्सान को पकड़ के एक जेल के अंदर ले आता है और वहां पे उसे रख देता है। वो बंदा जब उसे रक्सान को भाई जेल के अंदर लेके आता है, सो रक्सान पूछता है कि वो बाकी के चिल्ड्रंस कहाँ हैं। सो आदमी बोलता है क्या बाकी के चिल्ड्रन। आदमी से बोल रहे थे कि वो सारे तो एक्सपेरिमेंट बनने के लिए गए हैं वहां पे। तो रक्सान बोलते क्या, पर तुमने तो कहा था कि भाई तुम उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह नहीं करोगे अगर मैं तुम्हारे साथ चलने को रेडी हो जाता हूँ अपनी मर्जी से, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो रक्सान से बोलता है तुम्हें याद नहीं क्या, तुम ही तो भाई इतने दिनों तक अनकॉन्शियस पड़े रहते, और जब तुम अनकॉन्शियस थे भाई तो हमें कोई ना कोई तो चाहिए था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो इसलिए हमने उनका यूज कर लिया, उसमें क्या बड़ी बात है। रक्सान पूछता है क्या वो सब सही है अभी कि नहीं। तो आदमी बोलता है कि अच्छा तुम्हें उनकी इतनी ज्यादा चिंता है तो तुम उनसे खुद क्यों नहीं पूछ लेते। और भाई वो उसको एक बैग की तरफ इशारा करता है और उस बैग से काफी ज्यादा ब्लड आ रहा होता है। और भाई रक्सान उसे देखता है, भाई उसे एकदम डर सा लगने लगता है। यार कितनी ज्यादा हॉरर होती जा रही है ना यार ये स्टोरी। अभी भाई वो उस बैग के पास जाता है और भाई उस बैग को खोलता है और भाई उसके अंदर भाई एक्सपेरिमेंट नंबर भाई 1890 होता है। और भाई वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या, तुम ठीक तो। और भाई 1890 बोल रहा था कि कोल्ड यहाँ बहुत ज्यादा कोल्ड है। तभी भाई 1890 भाई उसे बता रहा था कि ब्रदर जो बाकी के एक्सपेरिमेंट्स थे ना, वो मैंने देखा उन्हें एक गाड़ी में भर के भाई ले जाया जा रहा था, मतलब गाड़ी में फेंक के भाई वो शायद ना मर चुके थे। और भाई रक्सान भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्या भाई वो उससे बोल रहा है यही मेरे साथ भी होगा क्या। और वो काफी ज्यादा डर रहा होता है। तो भाई रोते हुए बोल रहा था कि पर मैं मरना नहीं चाहता। और तभी जो वो एक्सपेरिमेंट 1890 होता है भाई उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा ठंडी हो जाती है रक्सान के हाथों में और उसकी भी मौत हो जाती है। अब रक्सान सिर्फ एक अकेला ही एक्सपेरिमेंट था जो वहां पे बचा था। जो लैब थी भाई ना उसने भाई मुझे वहां पे जिंदा रहने दिया और ना ही कभी मरने दिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिया मुझे सिर्फ एक चीज, वो थी सफरिंग, मेंटली हो या फिर फिजिकली हो। उन्होंने मुझे इतना तड़पाया, इतने एक्सपेरिमेंट्स मेरे ऊपर करे, मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। सो इसलिए अब उसने डिसाइड करा कि वो इस लेबोरेटरी से भागेगा जैसे तैसे करके। काफी ज्यादा आयरनी की बात तो ये है कि आखिर वो मेरी वेपनाइज बॉडी थी जिसने कि मुझे भाई उस जेल को ब्रेक करने में भागने में मदद करी। यहाँ तक कि जब मैं वहां से भागा तब भी भाई उसके बाद भी मैं मुझे कोई भी फ्रीडम नहीं मिली। तो डाकुओं के ग्रुप ने भाई उसे पकड़ लिया और भाई उसे बेच डाला एज अ स्लेव। जो उसका न्यू मास्टर था वो भी भाई इसके ऊपर भाई एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था ह्यूमन वेपन के। और भाई ये मास्टर भाई मुझे अनीशा की तरह की लग रही है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और वही करंट में आता है जहाँ पे भाई रक्सान उस बच्चे के साथ आराम से टहल रहा होता है। तभी भाई वो बच्चा जो होता है बोलता है ब्रदर मुझे वो चाहिए। भाई वो एक फल की तरफ इशारा कर रहा होता है और उसे बोल रहा था कि मुझे वो फल चाहिए। और तभी रक्सान भाई उसे गोदी में उठाता है उस बच्चे को और उसको फल के पास ले जाता है। और वो भाई याद कर रहा होता है रक्सान की भाई पर अब भाई सिनेरियो जो है भाई पूरा का पूरा डिफरेंट हो चुका है। अब जो भाई अनीशा है ना वो पूरी की पूरी डिफरेंट पता नहीं क्यों हो गई है और वो बिल्कुल भी पहले की तरह तो नहीं लगती।
और भाई उसे तो शक हो रहा था अक्सान को भी, भाई ये आखिर इतनी ज्यादा चेंज हो क्यों गई है, और वो उसी के बारे में सोच रहा होता है। और उस तभी भाई ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और तुम्हें बताना भाई, इतनी दुख भरी दास्तान सुनने के बाद क्या तुम्हारे आंसू आए? क्योंकि भाई मेरे तो आ गए। और भाई आज ये वाला एपिसोड यहीं तक ले, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले सायोनारा।